देखिए, सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है, फिर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। तो इनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होंगी उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरबों के आक्रमण को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 636 ईस्वी के आसपास अरबों द्वारा भारत में पहली बार आक्रमण किया गया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। ठीक है, सबसे पहले कब आक्रमण हुआ था अरबों का? 636 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध क्षेत्र को विजित किया गया या फिर इसको जीत लिया गया। यह अरबों का पहली बार भारत में सफल आक्रमण था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री के फैक्ट हैं, आपको याद रखना है। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध को जीता था आक्रमण करके, और ये अरबों की पहली सफलता थी भारत में। इसके बाद जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ तो 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 से 27 ईस्वी के बीच में इसने भारत पर कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किए। ठीक है, अब इसका जो 12वां आक्रमण था प्रदेश के मथुरा से संबंधित था, अर्थात इसने 12वां आक्रमण मथुरा पर किया। इसके बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस समय कन्नौज का जो शासक था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल को कन्नौज छोड़कर भागना पड़ा था। तो ये फैक्ट थोड़ा उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। देखिए, महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। आपने सुना ही होगा, है ना, सोमनाथ मंदिर का भी इसका आक्रमण बहुत फेमस है। तो आपने ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें बस उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चीज़ें पढ़नी है। तो देखिए, इसने 17 बार आक्रमण किए। इसका जो 12वां आक्रमण था वो मथुरा से संबंधित था, मथुरा या फिर आप बोलें यूपी से संबंधित था। इसके बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण किया, अगला आक्रमण उसका कन्नौज पर था। और यहाँ का जो शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल। ठीक है, तो यहाँ का जो शासक था उसे कन्नौज छोड़कर भागना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद देखिए, जब राज्यपाल राज्य छोड़ करके भाग जाता है, एक चंदेल शासक था विद्याधर। इसने राज्यपाल को दंडित करने के लिए हिंदू राजपूत शासकों का एक समूह बनाया और उसने आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको डिटेल याद रखनी है। सबसे पहले गजनवी ने आक्रमण किया, है ना, यहाँ पर जो राज्यपाल था उसको कन्नौज छोड़ करके भागना पड़ा। फिर आगे चल करके जो चंदेल शासक था विद्याधर, इन्होंने हिंदू राजपूत शासकों के साथ एक समूह बनाया और इसकी हत्या कर दी। इसके बाद गजनवी का जो 14वां आक्रमण था वो बुंदेलखंड रीजन में था, है ना। बुंदेलखंड रीजन आपको पता होगा, हमने पढ़ा है। इस समय बुंदेलखंड पर चंदेल वंश का शासक विद्याधर का शासन था, किंतु महमूद गजनवी के आक्रमण को इसने सफल नहीं होने दिया। ठीक है, तो इसका अगला आक्रमण कहाँ था? बुंदेलखंड रीजन पर था, परंतु विद्याधर उस टाइम शासक था चंदेल वंश का, और महमूद गजनवी का यह आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो देखिए, इसका भारत पर जो पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी पर था। इसके अलावा इसके बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध या फिर बैटल ऑफ तराइन थी जो फर्स्ट वाली, पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। 1191 में इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। इसके बाद एक और हुआ था 1192 में बैटल ऑफ तराइन सेकंड वाला या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी या फिर पराजित हो गए थे पृथ्वीराज चौहान। इसने इस समय दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस जीत के साथ ही उसने झांसी, समाना, मेरठ और अलीगढ़ जैसे क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो देखिए, 2 युद्ध हुए हैं, हिस्ट्री में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट वाला और बैटल ऑफ तराइन सेकंड वाला। पहली बार में पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और दूसरी बार में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, जब बैटल ऑफ तराइन सेकंड में मोहम्मद गौरी जीता तो उसके बाद ही उसने दिल्ली साम्राज्य की स्थापना की और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे क्षेत्रों में उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने प्रदेश के कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक है, एक बार फिर कन्नौज पर आक्रमण हुआ और कन्नौज के शासक जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में पराजित किया। ठीक है, ये तीनों युद्ध हम पढ़ते हैं, 1191, 1192 और 1194। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद्र के साथ मोहम्मद गौरी का। ठीक है, इसमें भी मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस तक उसका नियंत्रण हो गया था। ठीक है, तो जब गौरी ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बनारस तक के रीजन में इसका नियंत्रण स्थापित हो गया था। अब हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो प्रमुख प्रमुख वंश थे उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मध्यकाल में भारत पर आधिपत्य स्थापित करने वाले दिल्ली सल्तनत के शासकों एवं मुगलों का उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध रहा है। इन शासकों के द्वारा प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण नगर बसाए गए, साथ ही विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य का भी निर्माण कराया गया। ठीक है, तो
तो जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक प्रशासक रहे हैं, इसके अलावा मुगल शासक रहे हैं, ठीक है, इनका उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी स्थापत्य कला का भी इन्होंने निर्माण कराया है। हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के पहले आप प्रमुख राजवंश देख लीजिए कौन कौन से राजवंश थे। तो देखिए, गुलाम वंश था सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, ठीक है। गुलाम वंश का के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए और फिर लोधी आए, ठीक है। तो देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? जो मोहम्मद गौरी था उसका ही एक गुलाम या फिर स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। 1206 से लेकर के 1290 तक इसका टाइम पीरियड था। फिर खिलजी आए थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। 1290 से लेकर के 1320 तक इसका शासन था। फिर तुगलक आए थे, इसका संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 से लेकर के 1414 तक इसका टाइम पीरियड था। इसके बाद सैयद वंश आया, है ना। खिज्र खां इसके संस्थापक थे। 1414 से लेकर के 1451 तक इसका शासन था। और फिर लास्ट में लोधी वंश आया, इसका जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। 1451 से लेकर के 1526। तो ये दिल्ली सल्तनत में हम इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ वही पढ़ेंगे जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहाँ पर रिलेटेड है ना। अब देखिए, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना। दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इसी ने दिल्ली सल्तनत की एक प्रकार से स्थापना की थी। इसके बाद इल्तुतमिश आया। इसके बाद देखिए, इल्तुतमिश आया, ठीक है। सुल्तान बनने से पूर्व यह बदायूं का इक्तेदार या फिर गवर्नर था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो इल्तुतमिश था, जो कि गुलाम वंश का शासक था, ठीक है, ये बदायूं का इक्तेदार या फिर गवर्नर था। इसके बाद एक और रजिया सुल्तान थी, आपने इनके बारे में पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख शासक थे गुलाम वंश के, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा तुगलक वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और एक और प्रमुख शासक थे फिरोज शाह तुगलक। इनके बीच में भी एक और थे, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। लेकिन अभी उनको हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको मेन बता रहा हूँ, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का उत्तर प्रदेश से यहाँ पर गहरा संबंध है और काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 नए नगरों फिरोज़ाबाद और जौनपुर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि फिरोज़ाबाद और जौनपुर का निर्माण किसने करवाया था। सीधे सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन 2 नगरों की स्थापना किसने करवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। इसके अलावा लोधी वंश आता है अगला। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी था। इसके अलावा सिकंदर लोधी आता है फिर, है ना। और फिर लास्ट में यहाँ पर इब्राहिम लोधी आता है। अब देखिए, सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी था। और साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वंश थे जिनका उत्तर प्रदेश से संबंध था, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। चलिए, जौनपुर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1358 ईस्वी में। मैंने अभी बताया था फिरोज शाह तुगलक ने 2 नगरों की स्थापना की थी, एक फिरोज़ाबाद और एक जौनपुर, है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा जौनपुर के शाही किले का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये जौनपुर का शाही महल है जिसकी स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। इसके अलावा जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर। तुगलक वंश के बाद 1394 ईस्वी में मलिक हुसैन सरवर ने जौनपुर में शार्की साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए, तुगलक वंश के बाद 1394 ईस्वी में मलिक हुसैन सरवर ने जौनपुर में शार्की साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मलिक हुसैन सरवर कौन था? जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था, ठीक है। उसी का ये दास था और इसने ही शार्की साम्राज्य की स्थापना की थी जौनपुर में, ठीक है। जो मलिक हुसैन सरवर था, इसे जौनपुर की स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसने मलिक उस सर्क की उपाधि भी धारण की थी। यहीं से इसके जो वंश का नाम है सार्की वंश आया, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य जौनपुर था। इसकी स्वतंत्रता का श्रेय मलिक हुसैन सरवर को जाता है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1394 में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? जौनपुर था। और इसकी स्वतंत्रता का श्रेय किसको जाता है? तो मलिक हुसैन सरवर को जाता है, जो कि इसका फाउंडर भी था।
मध्यकाल में जौनपुर नगर शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था या फिर बहुत प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। अब देखिए, पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता है? सिराज ईरान का एक प्रसिद्ध शहर है जो कि सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसे सिराज से कंपेयर करके, है ना, चूँकि उस समय शिक्षा का बहुत प्रसिद्ध केंद्र था और संस्कृति का विकास भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था, इसलिए इसे सिराज से कंपेयर करके पूर्व का सिराज कहा जाता है। सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर राज्य को जीतकर उसे दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी, इसने ही जौनपुर राज्य को जीत करके दिल्ली साम्राज्य में या फिर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, तो ये जौनपुर के संबंध में जितने भी मैंने पॉइंट बताए सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी पॉइंट आपको याद रखना है। एक बार शार्की वंश के या फिर शार्की वंश के जितने भी शासक रहे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते थे कि इसका संस्थापक मैंने भी आपको बताया मलिक हुसैन सरवर इसका संस्थापक था। इसके बाद मुबारक शाह सारकी आए, फिर इब्राहिम शाह सारकी आया, फिर मोहम्मद शाह सारकी आया, फिर महमूद सारकी आया, फिर हुसैन सारकी आया। इनके थोड़ा हम कुछ काम जो इन्होंने किए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो मलिक हुसैन सरवर था इसने मलिक उस सर की उपाधि धारण की थी और किसने दी थी? तुगलक शाह द्वितीय के द्वारा ये उपाधि इसको दी गई थी। ठीक है, तो ये उपाधि आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरा शासक था इसका मुबारक शाह सारकी, है ना, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो मुबारक शाह सारकी था, जो कि सारकी वंश का था। इसने अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था। ठीक है, तो जो मुबारक शाह सारकी था, एक तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, दूसरी बात अपने नाम का सिक्का भी चलवाया। इसके अलावा इस वंश का जो महानतम शासक था वो कौन था? तो इब्राहिम शाह सारकी था, वो इस वंश का महानतम शासक था। इसने सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। यह कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। इसके शासनकाल में जौनपुर की अत्यधिक सांस्कृतिक प्रगति हुई, है ना, इसलिए हम इसे पूर्व का सिराज भी बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था जौनपुर का पूर्व का सिराज क्यों बोलते हैं। ईरान में एक शहर है उससे कंपेयर करके बोलते हैं, क्योंकि उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ था। इसी कारण जौनपुर को पूर्व का सिराज की संज्ञा दी जाती है। स्थापत्य की शार्की शैली का विकास भी इसके टाइम पे बहुत अच्छा हुआ और मैथिली के जो कवि थे विद्यापति वो भी इसके दरबार पर रहते हैं ना। तो इब्राहिम शाह सारकी के बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे, है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो मोहम्मद शाह सारकी और महमूद सारकी थे इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। इसके बाद सीधे हम चलते हैं हुसैन शाह सारकी, तो इस वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था बहलोल लोधी ने जौनपुर जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, तो ये बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैंने आपको इब्राहिम शाह सारकी, इसके अलावा मलिक हुसैन सरवर और मुबारक शाह सारकी के संबंध में जो मैंने, है ना, जो कुछ पॉइंट बताए हैं ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए सल्तनत कालीन जो महत्वपूर्ण स्थापत्य था उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक जामा मस्जिद है बदायूं में, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हौज ए शमशी और शमशी ईदगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया था, जो कि किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था, है ना। इसके अलावा जौनपुर की स्थापना अभी मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जूना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डिस्कस कराया जौनपुर की स्थापना किसने करवाई? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। और किसकी याद में कराई थी? तो ये भी आपको याद रखना, जो इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी की याद में कराई थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नामक नगर की भी स्थापना कराई थी, है ना, तो ये भी मैंने आपको अभी पॉइंट बताया। इसके अलावा आगरा की स्थापना ये भी डिस्कस करा दिया। सिकंदर लोधी ने 1506 में की थी। इसने इसे अपनी उपराजधानी के रूप में भी मान्यता दी थी। जौनपुर के जामा मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण हुसैन शाह सारकी ने जौनपुर के जामा मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा जौनपुर की अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सारकी ने कराया था। तो ये महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं जो कि सल्तनत काल से संबंधित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको सारे याद रखने हैं। चलिए अब हम मुगल काल को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपको पता ही होगा मुगल काल का जो फाउंडर था वो कौन था? बाबर था, जिसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1526 से लेकर के 1530 तक इसने शासन किया था और 1530 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526
1526 में ये इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी या फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके अलावा 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करके अवध और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। और 1527 में जो इसने राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था, इसमें बाबर विजय हुआ तो उसने अवध और कन्नौज क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यूपी के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा बाबर को आरामबाग आगरा में दफनाया गया था। तो पहले इसको आगरा में दफनाया गया, जब 1530 में इसकी मृत्यु हुई उसके बाद इसे काबुल में दफनाया गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो उसे आरामबाग आगरा में दफनाया गया था और बाद में इसको काबुल में दफनाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए बाबर के द्वारा जो 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था। इसके अलावा खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में बाबर और अफगानों के मध्य, ना। चारों में कौन विजय हुआ था? तो चारों में बाबर विजय हुआ था, ठीक है। तो चारों युद्ध बाबर ने ही जीते थे। तो ये चारों युद्ध आपको याद रखना है, 26, 27, 28 और 29। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 युद्ध आपको याद रखना है, किस किस के मध्य हुए, कब हुए, है ना, और इनके नाम क्या हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हुमायूं को। तो देखिए हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने अलग अलग टाइम पीरियड में शासन किया है। पहला शासन था इसका 1530 से 1540 और फिर 1555 से लेकर के 1556, है ना। पहले कार्यकाल में जब वो शेर खां से हारता है उसके बाद ये सिंध चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ये आता है और अपना प्रशासन स्थापित करता है। तो देखिए 1530 में आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसका राज्याभिषेक होता है ना। इसके अलावा जो इसके द्वारा 2 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला युद्ध है चौसा का युद्ध। तो यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था? तो शेर खां विजित हुआ था इसमें, है ना। 1539 में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई थी, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, है ना। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा दूसरा इसका युद्ध था विलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। यह युद्ध भी शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ। इसमें भी शेर खां विजय हुआ और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं सिंध चला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर शेर खां का शासन स्थापित हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। और ये जो 2 महत्वपूर्ण युद्ध है चौसा और बिलग्राम का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकबर की। 1556 से लेकर के 1605 तक इसने शासन किया। चलिए तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। पंजाब के कालनौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके अलावा उपाधि इसने कौन सी धारण की थी? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की इसने उपाधि धारण की और फिर यह गद्दी पर बैठा। इसके अलावा इसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां इसका संरक्षक था। चूंकि अकबर का राज्याभिषेक बहुत कम एज में हो गया था इसलिए उसका जो संरक्षक था वो बैरम खां था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम, ठीक है। तो ये अकबर के 9 रत्न थे, आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अकबर के 9 रत्नों में से 2 बीरबल और टोडरमल का संबंध कहाँ से था? उत्तर प्रदेश से था। तो इनको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए जो बीरबल है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कालपी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? महिषदास इनका मूल नाम था। इनको उपाधि भी दी गई थी, एक कविप्रिय और कविराज की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा दीन इलाही धर्म जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसको स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और नवरत्नों में से एक टोडरमल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से था। तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश के सीतापुर से था। 1580 ईस्वी में धैशाला बंदोबस्त व्यवस्था इसने लागू की थी, ठीक है। तो इन दोनों का आपको थोड़ा याद रखना है, बीरबल और टोडरमल के बारे में, क्योंकि इनका उत्तर प्रदेश से संबंध है। देखिए आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा एक किले या फिर फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जितने भी मुगल कालीन स्थापत्य कला हैं, चाहे वो किले हों, मकबरे हों, है ना, सारे हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात करें तो अकबर द्वारा धार्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इसने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है।
अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया था, तो फतेहपुर सीकरी में इसने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था, है ना। यहाँ पर क्या होता था, अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक गुरु होते थे यहाँ पर आते थे और डिस्कशन वगैरह करते थे, है ना। इसके अलावा इसने एक दीन इलाही नाम का नया धर्म भी चलाया था, आपको पता होगा, वो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उतना डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या फिर स्वर्ण युग भी कहा जाता है। देखिए अकबर के टाइम पीरियड में ही फारसी के साथ साथ हिंदी का भी काफ़ी विकास हुआ, हिंदी साहित्य का काफ़ी विकास हुआ, इसलिए अकबर के टाइम पीरियड को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये देखिए, ये बुलंद दरवाजा है जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और इसने इसका निर्माण कब करवाया था, जब इसने गुजरात विजय की थी। अकबर के द्वारा 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद रखा गया था, है ना। तो वर्तमान में आपको पता होगा फिर से इसका नाम प्रयागराज हो गया है ना। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये नाम चेंज किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए अकबर के द्वारा ही प्रयाग नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद रखा गया था, और फिर वर्तमान में अभी योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम वापस से प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई, तो जो 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। मकबरा कहाँ है, तो आगरा के निकट सिकंदरा में इसका मकबरा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर द्वारा पहली बार आगरा के किले की शाह बुर्ज के मध्य एक न्याय की जंजीर लगवाई, है ना। तो आपको पता ही होगा, इसका जो किला था उसके सामने उसने एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिस किसी को भी न्याय की ज़रूरत होती थी तो वो उस जंजीर को खींच करके अपना न्याय ले सकता था। इसके अलावा जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, इसी कारण से इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ना। तो आपको उन्हें हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि जो जहांगीर था ये पेंटिंग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौकीन था, और इसके टाइम पीरियड में इसके दरबार में काफ़ी सारे चित्रकार भी थे और काफ़ी चित्रकला का विकास हुआ, इसी के चलते इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके अलावा जहांगीर स्वयं चित्रकला में काफ़ी ज़्यादा दक्ष था। अब हम बात करते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ ने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, साथ ही शाहजहानाबाद नगर भी बसाया या फिर इसकी स्थापना की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। शाहजहाँ ने आगरा से दिल्ली कैपिटल को स्थापित किया था। इसके अलावा एक नगर भी बसाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद, ठीक है। शाहजहाँ ने आगरा में अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो जो शाहजहाँ था, आपको पता ही होगा ताजमहल के बारे में, इनकी बेगम थी मुमताज़ महल, इनकी ही याद पर इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। साथ ही शाहजहाँ ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके अलावा शाहजहाँ ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अब हम मुगल कालीन स्थापत्य कला को देख लेते हैं। तो देखिए एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए संभल में जामा मस्जिद और अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया। ये वही बाबरी मस्जिद है, ठीक है, जिसके स्थान पर अभी राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी नगर भी बसाया था अकबर ने। इसके अलावा आगरा के किले के निर्माण, इलाहाबाद के किले के निर्माण भी अकबर के द्वारा किया गया था। फतेहपुर सीकरी के पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है, ये जितने भी चीज़ें हैं ये सभी, इनका निर्माण किसने करवाया था, अकबर के द्वारा ही करवाया गया था। आगरा के जहांगीरी महल का निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इस महल का निर्माण किसने कराया था या फिर इस मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, और यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज भी होता है कि अकबर ने कराया था, जहांगीर ने करवाया था या फिर किसने करवाया था। तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा आगरा में एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, नूरजहाँ ने करवाया था। सिकंदरा में अकबर का मकबरा तथा मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। तो सिकंदर में अकबर का मकबरा और मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इसके अलावा आगरे के किले, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था, ठीक है। तो ये शाहजहाँ के द्वारा जो निर्माण कराए गए थे, आगरा का किला, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, तो ये सब शाहजहाँ ने निर्माण करवाए थे, ठीक है। तो ये सभी मुगल कालीन स्थापत्य कला है, तो आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात लगभग सभी मुगल बादशाह दुर्बल और अयोग्य सिद्ध हुए, जिसके कारण वह अपनी सत्ता संभाल नहीं सके,
ठीक है। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसके जितने भी उत्तराधिकारी या फिर इसके बाद के जितने भी मुगल बादशाह थे वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे। इस कारण से धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य था इसका पतन स्टार्ट हो जाता है और 1757 ईस्वी तक 5 स्वतंत्र राज्य होते हैं उत्तर प्रदेश रीजन में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रीजन में 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है। जैसे मेरठ तथा बरेली के उत्तर में पठान नाजिब खान अपना राज्य स्थापित करते हैं। मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में रोहिलखंड, मध्य दोआब क्षेत्र में फर्रुखाबाद के नवाब, अवध तथा पूर्वी जनपदों पर अवध के नवाब और बुंदेलखंड पर मराठों का शासन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से 5 राज्य स्वतंत्र होते हैं उत्तर प्रदेश रीजन में। इसके अलावा अंतिम जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इनका कार्यकाल कब तक था? 1837 से लेकर के 1857 तक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। चलिए अब मिडेवल हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था या फिर स्थानांतरित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मुगल बादशाह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से नाराज होकर के जौनपुर के मुल्ला द्वारा अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो अकबर के द्वारा अपनी नीति चलाई गई थी धार्मिक, उससे नाराज होकर के जौनपुर के मुल्ला ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। इसके अलावा अकबर द्वारा बनवाया गया पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इस महल की इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के समान है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो पंचमहल अकबर ने बनवाया था ना, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसका जो नक्शा है किसके समान है? तो बौद्ध विहार के समान है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगरा स्थित ताजमहल में हिंदू तथा ईरानी वास्तु कला का समन्वय हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आगरा का ताजमहल बनाया गया वो हिंदी और ईरानी वास्तुकला को मिक्स करके बनाया गया या फिर इनका हमें समन्वय देखने को मिलता है। इसके अलावा आगरा स्थित ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी आगरा में स्थित ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। इसके अलावा स्वर्गद्वारी या फिर कन्नौज को थोड़ा देख लेते हैं। प्लेग की प्रकोप फैलने के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रदेश की स्वर्ग नगरी नामक स्थान पर शरण ली थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। जब प्लेग का प्रकोप फैला था तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, इसने स्वर्गद्वारी या फिर कन्नौज में अपनी शरण ली थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है। अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी आपको डेट भी याद रखना है। 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले देख लेते हैं किन के मध्य में ये युद्ध हुआ था। तो देखिए एक तरफ थे अंग्रेज, है ना। अंग्रेजों की तरफ से जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन थे? हेक्टर मुनरो। तो ये हेक्टर मुनरो है। इसके अलावा दूसरी तरफ 3 हमारे यहाँ के नवाब थे। एक था बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये पहली इमेज में आप देख सकते हैं ना। दूसरी एक और थे सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और एक और थे शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल बादशाह थे। ठीक है, तो एक तरफ ये 3 लोग थे और एक तरफ थे अंग्रेज। तो बक्सर के युद्ध के अंतर्गत ये आपको चारों नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये एक और थे, और एक और थे ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी तरफ से हेक्टर मुनरो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। अंग्रेज ये वाली युद्ध जीत गए थे और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गए थे। मतलब इनको यहाँ से पेंशन मिलने लगी थी। इसके बदले में जो अंग्रेज थे इनको बंगाल, बिहार, इसके अलावा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, है ना। और इस युद्ध के बाद से अंग्रेजों का अच्छा खासा नियंत्रण हो चुका था भारत में। आगे बात करते हैं। इसके परिणाम में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों के हाथों में चला गया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया इस युद्ध के बाद से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बक्सर की युद्ध की समाप्ति के बाद बंगाल का जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ क्रमशः 2 संधियां की थी। इलाहाबाद की संधि, है ना 2 संधियां की थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो ये दोनों संधि हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था। ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इसका परिणाम क्या हुआ था तो आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया था। इसके बाद अंग्रेजों को ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी और इसके परिणाम स्वरूप 2 संधियां हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। चलिए अब हम इन संधियों को डिस्कस कर लेते हैं ना। ये आप देखिए मैप में भी आप देख सकते हैं, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो रीजन है इस क्षेत्र की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। चलिए अब हम देखते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी। 12 अगस्त 1765 को ये संधि हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था? यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य में हुई थी, जो उस टाइम अंग्रेजी गवर्नर थे। तो ये शाह आलम द्वितीय हैं और ये रॉबर्ट क्लाइव हैं। इसके अलावा इस संधि के तहत कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब से लेकर के मुगल साम्राज्य को सौंप दिया। चूंकि ये हार गए थे, है ना,
जो ये 3 लोग लड़ रहे थे साथ में, तो ये हार गए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि अवध के नवाब जो कि सिराजुद्दौला थे, उनसे इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र छीन करके मुगल बादशाह को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके परिणाम में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले इन्होंने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के मुगल बादशाह को सौंप दिया और इसके बदले में इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी और राजस्व अधिकार प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सारे याद रखने हैं। इसके अलावा मुगल बादशाह को, है ना, इसके अलावा मुगल बादशाह ने 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को यहाँ पर स्वीकार कर लिया था और मुगल बादशाह पेंशन प्राप्त करने लगे थे अंग्रेजों से। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो एक प्रकार से अंग्रेजों का बिल्कुल नियंत्रण स्थापित हो चुका था और जो मुगल बादशाह थे उनको पेंशन पर एक प्रकार से कठपुतली या फिर पपेट नवाब के रूप में स्थापित किया गया था। द्वितीय संधि हम देखते हैं इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 को हुई थी। यह संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। इस संधि के तहत कड़ा और इलाहाबाद को छोड़ करके अवध का शेष क्षेत्र नवाब को लौटा दिया गया है ना। तो जो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र था अवध रीजन का, वो तो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। इसके अलावा शेष जो क्षेत्र था वो उसको वापस लौटा दिया गया अवध के नवाब को। ठीक है, तो ये सिराजुद्दौला है और ये रॉबर्ट क्लाइव है। इसके अलावा चूंकि ये लोग युद्ध हारे थे तो इनके ऊपर अंग्रेजों ने जुर्माना भी लगाया था अवध के ऊपर, सिराजुद्दौला के ऊपर, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा करीब सिराजुद्दौला पर या फिर अवध राज्य पर करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था चूंकि ये युद्ध में हारे थे। इसके अलावा अवध क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का भी प्रावधान किया गया था इस संधि के तहत। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब हम थोड़ा अवध राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अवध राज्य की जो स्थापना हुई थी 1722 में एक स्वायत्त या फिर स्वतंत्र राज्य के रूप में हुई थी। किसने की थी? सआदत खान ने इसकी स्थापना की थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट भी याद रखनी है। इसके अलावा इनका नाम भी याद रखना है कि किसने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को 7,000 का मनसब एवं बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी या फिर टाइटल भी प्रदान किया था, है ना। तो जो मुगल बादशाह थे या फिर मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह, ठीक है, इन्होंने सआदत खां को 7,000 का मनसब प्रदान किया था। इसके अलावा बुरहान उल मुल्क की भी उपाधि प्रदान की थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था, है ना। आगे चल करके जो इसका शासक आया शुजाउद्दौला, है ना, इसने अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था बैटल ऑफ पानीपत थर्ड वाले में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो बस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, तो ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस की। इसके अलावा 1773 में बनारस की संधि शुजाउद्दौला व वारेन हेस्टिंग के मध्य हुई थी। ब्रिटिश सेना को अवध में रहने की अनुमति दी गई थी इस संधि के अनुसार। इसके अलावा इस संधि के अनुसार शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद एवं कड़ा क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया था। देखिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि में मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र था अवध का वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया था या फिर मुगलों को दे दिया गया था, लेकिन इस संधि के बाद इनको ये क्षेत्र इनको वापस से मिल गया था। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा ब्रिटिश सेना को अवध में रहने की अनुमति भी प्रदान की गई थी इस संधि के अनुसार। तो ये बनारस की संधि भी आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं। शुजाउद्दौला के बाद अवध के नवाब आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा फैजाबाद से लखनऊ राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था, तो आपको पता होना चाहिए आसफउद्दौला जो थे, इसके बाद वाले जो नवाब थे उन्होंने ही फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित की थी। साथ ही लखनऊ में एक बड़ा इमाम बाड़ा का भी निर्माण करवाया था, है ना। तो इमाम बाड़ा जो लखनऊ में है उसका निर्माण किसने करवाया था? आसफउद्दौला ने ही करवाया था। अवध के स्वतंत्र शासकों में वाजिद अली शाह अंतिम शासक थे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया था। ठीक है, तो इसका जो अंतिम शासक था वाजिद अली शाह था और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा कर इसको अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर लिया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अवध से रिलेटेड थे सारे मैंने आपको डिस्कस करा दिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भक्ति मूवमेंट या फिर भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह के भगवान की भक्ति प्रचार किया गया है ना। तो भक्ति जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, भारत की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। ठीक है, इस काल में क्या हुआ, बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार हमें देखने को मिले और जो जितने भी भगवान वगैरह थे इनका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया।
भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद लेकर के आए थे, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा भक्ति आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था या फिर भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ था, है ना। और उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए थे? रामानंद लाए थे। तो एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत में 6वीं 7वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, है ना, दक्षिण भारत से। इसके अलावा सिख धर्म के उद्भव में भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, ठीक है। तो सिख, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो सिख धर्म का विकास हुआ या फिर उद्भव हुआ, ठीक है, इतना फेमस हुआ, तो इसमें जो बहुत बड़ी भूमिका रही कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन की रही। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अब एक एक करके हम जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, खासतौर पर जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रामानंद के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। 1299 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो प्रयाग और वाराणसी से इन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर के आए थे, है ना। तो ये अभी पॉइंट मैंने कुछ देर पहले भी आपको डिस्कस कराया कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे वो थे रामानंद। इसके अलावा इन्होंने अपने संप्रदाय को सभी जातियों के लिए खोल दिया था, है ना। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं था, सभी जाति के लोग इनके संप्रदाय को फॉलो कर सकते थे, है ना। ये कास्ट सिस्टम के बहुत खिलाफ थे, ठीक है, कास्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। जाति वगैरह को या फिर जात पात को नहीं मानते थे। इसके अलावा रामानुज की तरह इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन माना, है ना। मतलब इन्होंने भी माना यदि आपको भगवान से मिलना है तो भक्ति ही एकमात्र साधन है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ ये मानते थे। इसके अलावा इनके प्रमुख शिष्यों की बात की जाए तो रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, ये सब इनके शिष्य थे जो कि अलग अलग जाति के भी थे, है ना। अभी हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इतने पॉइंट आपको रामानंद के बारे में याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा कबीर की बात करें तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, काशी में हुआ था 1440 में। ये विवादित है इनका जन्म, है ना। इसके अलावा इन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया, है ना। निराकार ब्रह्म की उपासना से मतलब है कि आप किसी आकार में अपने देवता को इमेजिन नहीं कर सकते, है ना, उसका कोई आकार नहीं होता। तो उस हिसाब से इन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। इनकी भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी इनकी भाषा थी। इसके अलावा इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुछ पॉइंट देखते हैं। कबीर के जो उपदेश हैं वो सवद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो आदि ग्रंथ में इनके उपदेश संग्रहित हैं सवद के रूप में। इसके अलावा इनकी जो कबीर वाणी है इनका संग्रह बीजक में है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। बीजक क्या है? इनकी वाणी का संग्रह है, और इनके उपदेश शब्द जो कि सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। आगे बात करते हैं। कबीर ने राम, रहीम, हजरत को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांडों, आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया, ठीक है। तो जो कबीर थे, जो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भगवान को पूजते, तो उन्होंने ये माना कि जितने भी ये भगवान हैं ये एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं। इसके अलावा जो भी जाति प्रथा होती है, धार्मिक कर्मकांड होते हैं, मूर्ति पूजा होती, तो इन्होंने इन सभी का घोर विरोध किया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एकेश्वरवाद की आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को भी महत्व दिया। मूर्ति पूजा का खंडन किया और उनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए, है ना। ये सभी पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करा दिए। निराकार ब्रह्म की उपासना की, मूर्ति पूजा का ये खंडन करते थे। इसके अलावा इनके जो भी अनुयायी थे वो कौन कहलाए? तो कबीर पंथी इनके अनुयायी कहलाए। कबीर की जो भाषा थी सदुक्कड़ी थी, अभी मैंने आपको बताया। इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी के शब्द भी पाए जाते थे। इसके अलावा सिकंदर लोधी था जो है ना, वो इनके समकालीन था, ठीक है। बताइए सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? ये मैंने आपको अच्छे से चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, तो आप मुझे इसका कमेंट में आंसर दीजिए। सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? आगे हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की। आपको पता ही होगा, रामचरितमानस की रचना की थी। तो राजापुर गांव बांदा जनपद में इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। इनकी रचना की बात की जाए तो रामचरितमानस, इसके अलावा विनय पत्रिका इनकी रचना है। मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास। धन्ना की बात करते हैं जो कि रामानंद के शिष्य थे। इनका जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बने। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने भगवान को हठात भोजन कराया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है इनके बारे में कि इन्होंने हट कर करके भोजन कराया था भगवान जी को, है ना। ऐसा माना जाता है कि जो धन्ना थे इन्होंने भगवान को हठात भोजन कराया था। आगे बात करते हैं श्री वल्लभाचार्य की। तो इनका जन्म चंपारण वाराणसी में हुआ था। इन्होंने भक्ति साधना पर अत्यधिक जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन माना, ठीक है। तो इन्होंने भी वही चीज़ मानी कि भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है या फिर भगवान का मिलन हो सकता है। प्रमुख शिष्य इनके कौन थे? सूरदास इनके प्रमुख शिष्य थे।
इसके अलावा एक और थे रैदास, तो बनारस वाराणसी से संबंधित थे ये। इसके अलावा रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी।